आज इस वीडियो में हम 10 नवंबर को 3 सेक्शंस में जानेंगे। नंबर 1, घटना जो घटी है उसके बारे में। दूसरा, उसका कॉन्स्पिरेसी एंगल क्या है, षड्यंत्र। और तीसरा, विस्फोटक का जो वैज्ञानिक पहलू है वो। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला घटना के बारे में कि घटना जो है किस तरह से ये घटी। ये घटना 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक I-20 कार जो जिसका नंबर HR26CE7674 था। इसमें 6:52 के शाम को एक काफी जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कि करीब करीब जो लोग मारे गए उनके बॉडी के पार्ट्स करीब करीब 150 मीटर तक उछल गए। एक नंबर गेट पर जो ये कार में विस्फोट हुआ था, वहां से जो लाशें उछली हैं वो 4 नंबर तक जाके गिरी हैं। 150 मीटर उछल जाना मामूली बात नहीं है। आग की लपटें जो है 50 फीट तक उठी है थी। और 200 मीटर तक के रेंज में जो कारें थी, जिसमें कि ऑटो थे, बस थे, करीब करीब एक बस, 2 ऑटो या 3 ऑटो, और बहुत दूर दूर तक जो है कारों के शीशे टूट गए और लोग जो है घायल हो गए। तत्काल रूप से 9 लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद में एक मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना जो है अभी बढ़ रही है और देखा जाए कि ये कहाँ तक रुकता है, क्योंकि काफी भीड़ भरा इलाका था। शाम को 7 बजने वाले थे। तो घटना जो है काफी दर्दनाक। जहां तक कार की बात है तो कार ये गुरुग्राम के किसी मोहम्मद सलमान के नाम पर दर्ज है। हालांकि ये गाड़ी पहले बिक चुकी थी और उसके बाद में ये गाड़ी सेकेंड हैंड जो कंपनी बेचती है कार उस कंपनी के माध्यम से कई बार बिका। और उसके अलावा भी ये कार कई बार बिका। तो मोहम्मद सलमान के बाद ये किसके किसके पास गाड़ी गई और किस किसका मालिकाना हक रहा, ये अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली देश की राजधानी है और निश्चित रूप से वहाँ की सुरक्षा को बरकरार रखना एक चुनौती है होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आतंकवादी संगठन होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी भी निगाह देश की राजधानी पर सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि एक बार वहां पर वो सफल होते हैं तो उनको अपने उद्देश्य में काफी बड़ी जीत हासिल होती है। तो इस तरह से दोनों के लिए एक चुनौती होता है। हाल के वर्षों में देखें तो दिल्ली में कई बम ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कि भारी संख्या में लोग मारे गए। आप देखिए, 30 सितंबर 1997 3 लोग मारे गए। 13 दिसंबर 2001 9 लोग मारे गए, ये संसद पे हमला हुआ था। 29 अक्टूबर 62 लोग मारे गए। 13 सितंबर 26 लोग मारे गए। 27 सितंबर 3 लोग मारे गए। 9 सितंबर 15 लोग मारे गए। 10 नवंबर 2025 ये जो है अभी 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक पता नहीं कैसे ये क्या हो रहा है कि आप देखिए, सितंबर महीना जो है दिल्ली के लिए काफी घातक है। और जो भी अन्य घटनाएं हैं वो से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस जो ट्रेंड है, अब ये तो खुफिया विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारी ही जो हैं जो अनुसंधान करते हैं वो इसको सुलझा पाएंगे। लेकिन ये एक ट्रेंड जो है, अगर लिस्ट पर ध्यान दिया जाए तो स्वतः ही
नजर में आता है। इसके षड्यंत्र का एक पहलू जो है, जो जांच एजेंसियों के दिमाग में आई, वो कश्मीर के क्षेत्र में जैसे मोहम्मद का पोस्टर पड़ गया, और जैसे मोहम्मद के द्वारा वहां पर पोस्टर लगाकर वहां की पुलिस और जो सेना के लोग हैं उनको धमकी दिलाया जा रहा था। ये घटना करीब करीब 15, 16, 17, 18 अक्टूबर की है, 2025 की। इसके बाद में वहां के एसएसपी ने 19 अक्टूबर को एफआईआर करने का आदेश दिया और सीसीटीवी से फुटेज को चेक करने का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया, और 30 अक्टूबर को इसमें इरफान अहमद वागे जो मौलवी थे और डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद, ये जो 19 अक्टूबर के बाद से जो जांच चल रही थी, उसमें इन लोगों से पूछताछ बीच बीच में होते रही, और उस आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे जांच में एक आश्चर्यजनक बात यह सामने आई कि जहां पहले कम उम्र के कम पढ़े लिखे बच्चों को शामिल किया जाता था षड्यंत्र में, इस बार पढ़े लिखे और एमबीबीएस डॉक्टर्स को न केवल मेल बल्कि फीमेल को भी शामिल करके इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, और एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। पता नहीं ये घटना की पराकाष्ठा थी या ये घटना का हिस्सा था, या घटना गलती से बीच में घट गई, कुछ और बड़ा इनके दिमाग में लक्ष्य था। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद से ये बात पता चला कि ये लोग मेडिकल कॉलेजेस जो कि फरीदाबाद से लेकर कानपुर से लेकर और जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं, उसमें ये काम भी कर रहे थे। और जब छापा पड़ा तो इनके यहाँ से 2900 केजी विस्फोटक प्राप्त हुआ, और इसके अलावा AK-47 और भी बहुत सारे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। तो एक बात ये बात समझ में आई कि इन सभी का एक रैकेट था, एक गिरोह था जो कि काम करता था। और चूंकि ये जैसे मोहम्मद के पोस्टर चिपका रहे थे वहां से बात शुरू हुई थी, तो कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद का हाथ और साथ में पाकिस्तान की हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो ये चल रहा था 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के सुबह तक, जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो 2563 केजी, और टोटल एक्सप्लोसिव्स और मिलाकर 2900 पकड़ा गया। हालांकि 3200 के होने की संभावना बताई गई है, अभी 300 का रिकवरी नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जो है स्थिति थी। अब बात समझ में आई कि जो विस्फोट हुआ था, जो एक्सप्लोजन हुआ था, उस विस्फोट में आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग हुआ था। इसी कारण से उसमें रेसिड्यू नहीं मिला, कार्बन का कालापन नहीं मिला। अब हम लोग आते हैं विस्फोटक जो उसमें यूज किया गया उसके वैज्ञानिक पहलू पर। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आरडीएक्स का इस्तेमाल का प्रमाण उसमें नहीं मिला। ये एक था। सीएनजी या किसी गैस सिलेंडर के जलने का भी प्रमाण नहीं मिला। और जो जांच हुई थी और जो बरामदगी हुई थी रेड में अमोनियम नाइट्रेट, उस पर जो है जांच एजेंसियों का ध्यान गया, और इसी लाइन पर इनका जो जांच था वो आगे बढ़ा। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आप सभी जानते हैं, ये फर्टिलाइजर के रूप में होता है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो है अधिक होती है, और इस कारण से ये
जड़ के मतलब पौधों के जड़ों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये घुलनशील भी होते हैं। इसलिए सिंचाई के माध्यम से, पानी वगैरह के माध्यम से भी पर मतलब अलग से छिड़काव नहीं करना पड़ता है, ये सुलभ होते हैं। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट का उर्वरक में मतलब फर्टिलाइजर में प्रयोग होते हुए भी इनको खुले बाजार में खरीदना या बेचना प्रतिबंधित था। ये रेगुलेटेड कमोडिटी के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है, अपने आप में कोई विस्फोटक नहीं होता है, लेकिन अगर इसको फ्यूल ऑयल से मिलाया जाए, और मतलब 6% भी अगर फ्यूल ऑयल से मिलाया जाता है, तो ये एक अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का निर्माण करता है, जो कि अगर ऑक्सीडाइजर के संपर्क में आता है तो यह भयंकर विस्फोट कर सकता है। मतलब कि एएनएफओ को भी अगर जब तक डिटोनेट नहीं करेंगे, तो उसको डिटोनेशन के बिना विस्फोट नहीं कराया जा सकता है। तो ये एक बात समझ में आ रही है कि जो अमोनियम नाइट्रेट या एएनएफओ गाड़ी में कैरी किया जा रहा था, वो किस पर्पस से किया जा रहा था, और अकेले उसमें एक ही आदमी के ट्रेवल करने की बात सामने आ रही है, उमर उन नबी। तो उमर उन नबी उस गाड़ी में वो क्या फिदाइन हमला के तहत ये काम किया, या वो गाड़ी में एक्सप्लोसिव ले जा रहा था और ये किसी कारण से विस्फोट हो गया। डिटोनेशन कौन किया, कि डिटोनेशन अपने से हो गया, कोई अगल बगल से चिंगारी या कुछ उस तरह से हुआ, ये बात अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं से डिटोनेशन हुआ है, और उसके बाद में हालांकि ये बात भी सामने आई है कि वो हमेशा मास्क पहने हुए था, लेकिन 6:52 पर जो विस्फोट हुआ, उसके पहले वो 6:45 तक में वो नमाज भी और नमाज पढ़ने गया, तो उसके मुंह पर मास्क नहीं था, और वो नमाज पढ़ के आया है और गाड़ी को यू टर्न किया है और गाड़ी ब्लास्ट की है। तो ये स्थिति यहाँ पर थी। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट कराने के दो तरह होते हैं, एक तो बड़ा विस्फोट जिसमें कि आग दूर तक फैल जाती है, और दूसरा जो है छोटे पैमाने पर विस्फोट जिसमें कि सिर्फ कार या आसपास का क्षेत्र प्रभावित होता है। ये दूसरा वाला इसमें किया गया है, लेकिन इसमें कारण नहीं पता चल पाया है। वैसे पूरे विश्व में अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट के उदाहरण कई मिलते हैं और काफी घातक रहे हैं। 2013 में जो है लेबनान के बंदर भी ये हुआ था, और करीब ये 3,000 टन अमोनिया का विस्फोट हुआ था। बहुत भारी विस्फोट था। इसके अलावा 1921 में जर्मनी में हुआ था, 565 जिसमें मरे थे। 1947 में ये 23,000 टन माल वाले जहाज में आग लग गई थी, जिसमें 567 लोग मारे गए थे। 1990 में आयरलैंड में, 1995 में ओक्लाहोमा में, 2001 में फ्रांस में 31 लोग मारे गए थे। 2002 में बाली नाइट क्लब 200 लोग मारे गए। 2015 के चीन के तियानजिन में 116 लोग मारे गए। तो काफी इसमें इस तरह की घटना मिली है, जो कि अलग अलग कारणों से, सारे आतंकी हमले नहीं थे, तो इसमें अलग अलग कारण से ये चीज पाया गया है। भारत में अमोनियम नाइट्रेट एक रेगुलेटेड कमोडिटी है, कंट्रोल्ड कमोडिटी है। इसको अगर फर्टिलाइजर के रूप में भी बेचना है, तो आप आम तौर से खुले मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और आप देखिए, इसका जो रेगुलेशन होता है वो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 ब्रिटिश पीरियड में ही ये एक्ट बना था। हालांकि
उससे रिलेटेड रूल्स जो है नया 2012 में भी बना था, तो उसके आधार पर इसका रेगुलेशन किया जाता है और इसको कभी भी ओपन मार्केट में बिना लाइसेंस के या फिर इसका स्टोरेज जो है डेंस्ड एरिया में भी करने से मना किया गया है। तो इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है आतंकी घटना में, ये एक अलग नया मामला है भारत के मामले में। और इस पूरे घटना से, जो कि काफी दुखद है, इस पूरे घटना से मतलब एक तो इतना जान माल का नुकसान होता है, ऊपर से एक देश की कानून व्यवस्था की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। केंद्र सरकार द्वारा इसको आतंकी घटना घोषित कर दिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। और हालांकि देखिए, ये घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन घटना अमेरिका में हो, रूस में, चीन में, भारत में हो, और दूसरी तरफ सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान में हो, तो इन सभी की प्रकृति अलग अलग मानी जाएगी। अब घटनाएं होनी एक बात है, उनसे सीख लेना अलग बात है। हमारे अगर अपने ध्यान में हम लोगों के है, तो हम लोगों ने देखा है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। खुफिया विभाग को कभी पता होता है, कभी पता होता है, वो शेयर करती है, उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं, कहीं ना कहीं सरकार की खुफिया विभाग और जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं, उनको भी अपनी रणनीति और अपनी कार्यशैली के बारे में सोचना होगा कि इस तरह की चीजें आगे फिर नहीं हो। थैंक यू।